नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर कड़ी कार्यवाही, सीएम योगी का 17 नगर निकायों को आदेश, निकाय में काम करने वालों की सूची होगी तैयार। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाए, सीएम के आदेश जो है सामने आए, जहां कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी सूची और साथ ही प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए गए। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, सीएम ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले, प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए। आदेश है के अनुसार नगर निकायों में काम कर रहे कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी और साथ ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को अलग से पहचान कर उनकी पूरी सूची बनानी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि तैयारी की सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी ताकि आगे की कार्यवाही तत्काल शुरू की जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, फिर सामने आ रही है जहां कि कार्यवाही शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार का ये बड़ा कदम उठाया गया सरकार के तहत। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए। आदेश के अनुसार नगर निकायों में काम कर रहे कर्मचारियों की सूची भी तैयार की जाएगी और साथ ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अलग से पहचान कर उनकी पूरी सूची बनानी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि तैयारी की गई सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी ताकि आगे की कार्यवाही तत्काल शुरू की जाए। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ पर बड़ी कार्यवाही, सीएम योगी का 17 नगर निकायों को आदेश, निकाय में काम करने वालों की सूची तैयार होगी, जहां रोहिंग्या बांग्लादेश की सूची बनाए। सीएम के ये निर्देश जो है सामने आए हैं। तो वहीं सीएम योगी का 17 नगर निकायों को आदेश, कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। रोहिंग्या बांग्लादेशी की पहचान की प्रक्रिया तेज, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेगा, साथ ही सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। अवैध घुसपैठ पर सख्त निगरानी जो है शुरू कर दी गई है। तो वही आपको बता दें कि सीएम योगी का ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, जहां सीएम योगी का 17 नगर निकायों को आदेश है, कर्मचारियों की सूची तैयार करने के भी सीएम के तहत निर्देश दिए गए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान की प्रक्रिया अब तेज होती नजर आ रही है। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेगा, सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। अवैध घुसपैठ पर सख्त निगरानी शुरू हो चुकी है। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, जहां सीएम योगी का 17 नगर निकायों को आदेश जारी है, कर्मचारियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान की प्रक्रिया तेज होती हुई हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेगा, सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी, जहां अवैध घुसपैठ पर सख्त निगरानी शुरू हो चुकी है। तो वही लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश भर से दिव्यांगजन अधिकारी और समाज सेवी मौजूद रहे। सीएम योगी ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाना। यहां एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं
जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में ही मैं आपको बताऊं कि हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक की जिस टीम ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, उस टीम का वे भी हिस्सा रहे हैं। आपको अगर देखना है, चित्रकूट में हमारे जो मंडलायुक्त हैं वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मंडलायुक्त के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। एक आईएएस के रूप में वे भी काम कर रहे हैं। यानी हमारी संकल्प शक्ति और हमारा आत्मबल हमारे द्वारा हमारी सामर्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को व्यक्ति की सामर्थ्य को आंकने का माध्यम नहीं बनाया। हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अगर हम भी हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास मान करके उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखते हुए अपने स्तर पर थोड़ा भी उसके प्रति संबल दें, तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग से एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने आप को उपेक्षित पाते हैं, उस उपेक्षित होने के भाव से हम उसे दूर करते हुए उसे भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उस दिव्यांग जन की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे अतीत में हुआ है और आज भी जिन्हें थोड़ा सा भी संबल मिला, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से समाज को आलोकित करने का काम किया है। यह कार्य वे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिव्यांग जन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग उन लोगों के प्रति एक दूसरी दृष्टि रखते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने भाव रखा कि नहीं, अगर कहीं अभाव है तो ईश्वर ने उसकी प्रतिपूर्ति भी की है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से उसका कोई अंग कमजोर होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से परिपक्व है। आप उसे थोड़ा सा संबल दें, वो आगे बढ़कर के अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से वह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। और यह सदैव से मान्यता रही, लेकिन बीच के कालखंड में हम लोगों ने विस्मृति के कारण उसका उपयोग नहीं किया। परिणाम रहा कि एक लंबे समय तक दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित रहे।
मुझे याद है, जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी, और वह भी 300 रुपये महीना, और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है, और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुझे केवल आप सबसे एक बात कहनी है, और वह है कि हर छोटा प्रयास एक नया बदलाव ला सकता है, बशर्ते हम संवेदनशील बने, सहायक बने। दिव्यांगजन के लिए बैरियर फ्री इंडिया बनाने में हम अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करें। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरा एक अपील होगी कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपकी हिम्मत, आपकी प्रतिभा और आपकी सफलता ही नए भारत की शक्ति है। सरकार और समाज दोनों आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर प्रकार का सहयोग सरकार आपके साथ मिलकर के करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि शासन की योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो। विभाग के माध्यम से जो प्रयास आगे बढ़े हैं, इसको और तीव्र गति से हम आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दें, और जहां भी जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से हमारे पास धनराशि की कमी नहीं। सरकार हर स्तर पर आपके साथ, आपके संबल के लिए खड़ी है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां सौर ऊर्जा में योगी सरकार की छलांग। सौर ऊर्जा क्रांति के दौर से गुजर रहा है प्रदेश। ऊर्जा बचत और आर्थिक लाभ का नया अध्याय। प्रदेश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 1003.64 मेगावाट। वार्षिक बिजली बिल में औसतन 40 से 60% की बचत। सोलर सेक्टर में अब तक 50,000 नए रोजगार सृजित किए गए। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां सौर ऊर्जा को लेकर एक बड़ा काम हासिल करता हुआ प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। योगी सरकार की पहल के चलते प्रदेश अब और सौर ऊर्जा क्रांति के दौर से गुजर रहा है। जहां देश के कई जिलों में एसआईआर कार्य के दबाव में बीएलओ की मौत और मानसिक तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं रायबरेली इससे बिल्कुल उलट सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। यहां एसआईआर का 80% कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, और अब तक 329 बीएलओ ने अपना 100% टारगेट पूरा कर लिया है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर कैंप पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे प्रमुख रूप से जो नगर क्षेत्र के बूथ हैं, इसमें हमारे जो सम्मानित नागरिकगण हैं, जिनको एन्यूमरेशन फॉर्म्स दे दिए गए हैं, उसके बाद जो हमें एब्सेंट, शिफ्टेड या अन्य श्रेणियों में, यानी कि जो लोग या तो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए और साथ में जो आकर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है, उनके असिस्टेंस के लिए इसको कैंप स्वरूप आज लगाया है। जनपद में जो कार्य चल रहा है, अभी आपने जैसे पूछा, तो एसआईआर के अंतर्गत जो हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म्स भरने की कार्रवाई है, तो लगभग 80% से ज्यादा प्रगति हो गई है, जिसमें हमारे ऐसे भी नाम आए हैं जो वर्तमान में या तो शिफ्टेड हैं या एब्सेंट हैं, अनट्रेसेबल हैं। तो उन सभी के संबंध में आज यहाँ पर तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ सोरू में मिनी कुंभ के तहत नागा बाबाओं की परंपराओं शाही साई शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। 60 साल पुरानी ये परंपरा इस बार पूरी तरह धार्मिक और वैभव के साथ दिखी।
मेरा नाम महेंद्र कारवारी रमेश गिरी। रमेश जी, आज जो यात्रा निकली है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? ये त्रयोदशी पे भगवान गणेश के नाम से यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है। सभी संतों का समूह होता है, सब साथ में मिलकर के स्नान करते हैं। क्या कार्यक्रम होता है, या बताते कोई एक बाबा द्वारा एक हाथी मारा गया था? ये तो बहुत पुराना किस्सा है, कम से कम 60-65 साल पुराना किस्सा है। क्या है वो? वो ये है कि एक हाथी ने यहाँ बाबा को मार दिया था। फिर हमारे महाराज ने पुलिस प्रशासन से कहा कि ये हाथी हम इसे नहीं संभाल सकते, इसे आप संभालो, तो उसको पुलिस ने गोली से मार दिया था हाथी को। तो वहीं कौशाम्बी जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजुवा का आकस्मिक निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में कई अनियमितताएं सामने आई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिए। तो वहीं हरदोई के अवरल थाना क्षेत्र में शेखपुर चौसार गांव में एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई पर जान से मारने की नीयत से बाकी में हमला कर दिया। वहीं घटना में घायल युवक के परिजनों ने निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज हरदोई पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे लखनऊ रेफर कर दिया। हमारे लड़का का नाम अनंतराम, हमारा नाम धर्मपाल। लड़का आलून तेज जा रहा तो अब वो लड़का को छिपो बैठो, उसने हमला कर दो उन पर, खान डालो, गड़सन से खान डालो। वजह तो ना हम बता सकते क्या वजह रहे। थाना क्षेत्र अलवल के ग्राम शेखपुरा निवासी रामजी पुत्र सोमपाल ने अपने चचेरे भाई अनंतराम पुत्र धर्मपाल को खेतों पर जाते समय जान से मारने की नीयत से गणासे से कई बार वार करके घायल कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु सीएचसी हरपालपुर लाया गया। वहां से जिला अस्पताल भेजा गया। वहां से बेहतर इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। मजरूर की माता की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त राम जी को हिरासत पुलिस में ले। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर फर्रुखाबाद पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्यवाही की। ऑटो चालक से मोबाइल लूटने वाले 3 आरोपियों में से 2 को थाना मक्खनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आज मक्खनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिन लोगों ने 12/10/25 को बिल्टीगढ़ चौराहे पे ऑटो सवार से एक मोबाइल छीना था, वही अभियुक्त आज यहाँ पर दूसरी घटना करने के फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने उनकी सूचना पे यकीन करते हुए तत्काल कार्रवाई की। तभी अभियुक्त पायोनियर पुल के पास हाईवे के किनारे से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी ने उन्हें रोकने का इशारा किया। अभियुक्तों ने ये बोलते पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने फायर किया, जिसमें के 2 अभियुक्त घायल हो गए। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। उनके अभियुक्तों की पहचान अल्ताफ व हसनैन के रूप में हुई है। तो वहीं बाराबंकी जिले में एसडीएम ने एक बार फिर मानवता की मिसाल बनकर सामने आए हैं। दहिला पंचायत में सैयदी निवासी रमेश की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सूचना मिलते ही एसडीएम ने बिना देरी किए परिवार की मदद के लिए कदम बढ़ाया। वहीं थाना अध्यक्ष लोनी कटान में अभय द्वारा जानकारी में देने पर एसडीएम ने बुजुर्ग का आपको बुलाया और साथ ही आपको बताते चले सख्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दहिला का मजरा है। एक 24 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उनके पास रोजी रोटी का और कोई दूसरा सहारा था नहीं, खेती और मजदूरी ही थी। तो एक संकट ये उनके सामने आ गया कि घर का जीवन कैसे चले। उनकी परिस्थिति के बारे में इंस्पेक्टर लोनी कटरा अभय मौर्य जी को पता चला। उन्होंने तत्काल मुझसे बात की कि सर इस परिवार की क्या मदद की जा सकती है। मैंने कहा कि उनको परिवार सहित मेरे कार्यालय में आप लेकर के आएँ। इंस्पेक्टर साहब ने उनके परिवार को मेरे पास भेजा। जब मैंने देखा तो लगा कि वाकई उनके परिवार की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। बच्चों के पास स्वेटर नहीं थे, पैर में जूते नहीं थे,
एक बच्चा काफ़ी समय से चोटिल था, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा था। मैंने पूछा उनसे कि भाई आप घर का खर्च कैसे चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनके पिता जो तो वहीं जिले में यातायात माह का समापन कार्यक्रम लोकमन दास स्कूल एटा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों के पालन और जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित विभिन्न गतिविधियों का सार प्रस्तुत किया गया। देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर माह जो है वो यातायात और रोड सेफ्टी के लिए चलाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जो है लोगों को जागरूक करना। तो वहीं जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में राज रोड स्थित विजय विक्रम रिजॉर्ट में शादी समारोह के दौरान दबंगों द्वारा कई बर्बरता का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है आधा दर्जन से अधिक दबंग लाठी डंडे और बेल्ट से लैस होकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जा रहे दावों की हकीकत सहारनपुर के जिला अस्पताल में सामने आई है, जहां डॉक्टरों और कर्मचारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जानकारी के अनुसार अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन कराने के नाम पर 5,000 से 15,000 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही थी। हमारा लड़का छत पे से गिर गया था। अच्छा। तो उसका ऑपरेशन हुआ। किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? उसका जो टांग का। अच्छा। सामने की हड्डी टूट गई थी। अच्छा, उसमें क्या रोड डली, क्या डला, कुछ डला? उसमें पता नहीं क्या डला, नहीं डाला। अच्छा। जिला मेरा सहारनपुर ही है। तो जी मैं टांग के लिए आया था अब से 4 महीने पहले। अच्छा। इस टांग के ऑपरेशन के लिए। अच्छा। इन्होंने मेरे को लिख दिया था बरोड़ा। इसके आज भी मेरे पास फाइल है। अच्छा। उसके बाद में जी मैं अब आया हूँ। अब मेरे से 6,000 रुपया लिया गया जब मेरा ऑपरेशन हुआ। देखिए ऐसे मेरा नाम राहुल वाल्मीकि है। मैं अपने संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चे का। अभी हमारा एक सफाई कर्मचारी था नगर निगम का, उसको 24 तारीख को उसका एक्सीडेंट हुआ था रामपुर रोड पे। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी बड़ी योजनाओं के दावे करती है और गरीबों को लेकर ये दावे कितने साबित हो रहे हैं ये तो सहारनपुर के जिला अस्पताल में पोल खोल कर रखती है, जहां पर सहारनपुर में जिला अस्पताल में डॉक्टरों की ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मामले का तब पता चला जब एक युवक सड़क हादसे में घायल हो गया था, तब उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन के लिए बोला तो परिजनों के पास उस समय पैसे नहीं थे, तो जब परिजनों ने अपने रिश्तेदार से पैसे की डिमांड की और अस्पताल पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर 15,000 रुपये ऑपरेशन के नाम पर मांग रहे हैं। परिजनों ने जब वहां पर हंगामा किया तो और परिजन भी उनकी इस बात को लेकर सामने आए। उन्होंने भी कहा कि हम लोगों से भी डॉक्टरों ने 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये ऑपरेशन के नाम पर लिए हैं। मामले का संज्ञान सीएमएस से लेकर सीएमओ को भी पहुंच चुका है, पर सीएमओ साहब का कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। अब देखने वाली बात होगी क्या सहारनपुर का जिला प्रशासन या मुख्यमंत्री ऐसे डॉक्टरों पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। सहारनपुर से आरएन टीवी के लिए जोगेंद्र कल्याण। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।